आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट पोएम रिस्क का सेकंड स्टांजा का एक्सप्लेनेशन। अब देखो, फर्स्ट जो स्टांजा था उसका एक्सप्लेनेशन आपने कर लिया था पहले, अब सेकंड का आज करते हैं। जैसे मान लो कि इसका रेफरेंस लिखेंगे तो रेफरेंस आपको पहले से बताया हुआ है, तो उसी रेफरेंस को आपको यहाँ लिख देना है। ये लो, दूसरा है कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट को भी वैसा का वैसा लिख देना है जो आपको बताया हुआ है। अब आप आज करेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन में आपको एक लाइन बताई हुई है कि ये फिक्स है। सबसे पहले मतलब फर्स्ट स्टांजा में बताई थी आपको कि इन दीज लाइनेज, ये तीनों इन दीज लाइनेज यानी इन पंक्तियों में, इन दीज लाइनेज, इन पंक्तियों में द पोइट सेज टू अस, यानी कवि हमें कहता है, दैट कि, यानी इन पंक्तियों में कवि हमें कहता है कि ए रिस्क इज इन्वॉल्व्ड इन एवरी एक्टिविटी अब एवरी एक्टिविटी के बाद में देखो वहाँ उसमें लिखा था लाफिंग, वीपिंग, हेल्पिंग, तो यहाँ ऐसे लिख देंगे। ये जो वर्ब है एक्सपोज, इसको एक्सपोजिंग कर देंगे, एक्सपोजिंग फीलिंग्स। और प्लेस का मतलब होता है एक्सपोज, यानी दोनों सेम ही अर्थ है। तो यहाँ आइडियाज लिख देंगे एंड ड्रीम्स। तो यहाँ लिख देंगे लाइक के बाद में लाइक एक्सपोजिंग फीलिंग्स, यानी भावनाएं प्रकट करना। आइडियाज, विचार प्रकट करना। ड्रीम्स, यानी सपने प्रकट करना या बताना। एंड एक ये वर्ब है लविंग, यानी ये सब क्रियाएं हैं, ये सब प्रत्येक गतिविधि में शामिल होती हैं। कौन कौन सी? जैसे भावनाओं को बताना, विचारों को बताना और सपनों को दूसरों को बताना और प्रेम करना, ये सब क्रियाएं होती है, वो प्रत्येक गतिविधि में शामिल होती हैं। अब एक लाइन तो इसका सेम हो गया सबका। अब इसका एक एक लाइन और लिख सकते हैं आप। जैसे मान लो कि आगे और लिखेंगे तो इनके एक एक लाइन और लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि इसके लिखते हैं, एक व्यक्ति जो मान लो कि कोई दूसरों के सामने या लोगों को अपनी भावनाएं या विचार या सपने बताता है तो वह जोखिम लेता है। तो ए पर्सन who exposes feelings, ideas and dreams, यही लाइन है। एक पर्सन मतलब एक व्यक्ति, हु एक्सपोजेज यानी एक व्यक्ति जो प्रकट करता है, फीलिंग्स, आइडियाज एंड ड्रीम्स, यानी विचार और सपनों को और भावनाओं को प्रकट करता है। तो देयर इज ए रिस्क, तो जोखिम होती है, वहां जोखिम होती है या जोखिम उठाता है। किसकी उठाता है? ऑफ बीइंग कॉल्ड नेव, यानी ये यहाँ दे रखा है बीइंग कॉल्ड, रिस्क ऑफ बीइंग कॉल्ड नेव, यानी बोला बाला कहे जाने का या कहे जाने का खतरा या कहे जाने की जोखिम उठाता है। अब एक साथ यहाँ दो लाइनों का एक ही लाइन में एक्सप्लेन हो गया। अब तीसरी लाइन है टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। अब भी ये तीसरी लाइन है, इसका एक्सप्लेनेशन आप कर सकते हैं। जैसे मान लो कि ए पर्सन हु लव्स समवन, एक व्यक्ति जो किसी से प्रेम करता है, तो यहाँ कोमा है, तो वह रिस्क लेता है किसकी,
देयर इज ए रिस्क ऑफ नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। ये यहाँ देखो दे रखा है पहले से ही, रिस्क ऑफ नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, यहाँ से ये का ये लिख रखा है, बस देयर इज ए ये जोड़ा है आपने यहाँ, तो देयर इज ए रिस्क ऑफ नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। बहुत ही साधारण तरीके से लिखा हुआ है और इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, इसी में से देख देख के लिख सकते हैं। जब तक ये पैराग्राफ आपके सामने है तो इसको बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ये लाइन यहाँ से यहाँ तक है, कॉन्टेक्स्ट में भी थी और एक्सप्लेनेशन फर्स्ट स्टांजा में भी थी, और अब आगे यहाँ ये जो वर्ब्स है ये यहाँ से आपने उठा करके यहाँ रख दिया है, और दूसरी लाइन में भी ऐसे ही ये बना करके, तीसरी लाइन में भी ऐसे ही बना करके लिख दिया है आपने। अब देखिए आप स्टैंजाज नंबर 3 ये पढ़ रहे हैं, तो इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट वैसा का वैसा लिख लेना है जो है। एक्सप्लेनेशन देखो जैसे करते हैं तो पहली लाइन वो की वो लिख देनी है आपको, इन दिस लाइन इज द पोएट सेज टू अस दैट a risk is involved in every activity ये यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। अब लाइक लगा के आपको ये वर्ब लिख देनी है, जैसे मान लो कि लिविंग, होपिंग एंड ट्राइंग एंड लाइक ये हटा करके आईएनजी जोड़ देंगे, लिविंग, होपिंग एंड ट्राइंग। अब ये लाइन आपकी पूरी हो गई। अब इसकी दूसरी लाइन आप लिखते हैं, जैसे मान लो कि टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, यानी जीवन जीने में मरने का खतरा होता है, यानी एक आदमी जो जीवन जीता है या जन्म लेता है वह निश्चित रूप से मृत्यु को प्राप्त होगा। तो यहां आप लिखेंगे वन का मतलब कोई भी एक जीव, हु इज बोर्न यानी एक कोई भी एक जीव जिसका जन्म हुआ है, इज श्योर का मतलब निश्चित, टू डाई यानी वह निश्चित रूप से मृत्यु को प्राप्त होगा। इसी प्रकार से टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर, यानी कोई व्यक्ति जो आशा करता है उसे मतलब निराशा प्राप्त होने की जोखिम होती है, यानी कि ए पर्सन हु होप्स there is a risk of getting despair, यानी निराशा प्राप्त होने की जोखिम रहती है। अब 2 लाइन तक हो गया। तीसरी लाइन है टू ट्राई इज टू रिस्क फेल्यूर, यानी प्रयास करने में असफलता प्राप्त होने का खतरा होता है, यानी इसको लास्ट में ऐसे लिख सकते हैं, likewise to try इसी प्रकार से प्रयास करना भी इज आल्सो रिस्किंग, यानी प्रयास करना भी जोखिम भरा होता है। अब देखो इसमें कुछ भी जोर नहीं आ रहा है, ये सीधा सीधा इसमें ये 3 दे रखे हैं, 3 वर्ब्स, इसको लाइक लगा के लिविंग, होपिंग एंड ट्राइंग लिख दिया, एक लाइन कंप्लीट हो गई। दूसरी लाइन है ये होपिंग वाली, तो इसमें ये जीवन जीने वाली, तो इसमें एक व्यक्ति जो जन्म लेता है या जिसका जन्म हुआ है वह निश्चित रूप से मृत्यु को प्राप्त होगा, डाई यानी मरना। ए पर्सन हु होप्स यानी एक व्यक्ति जो आशा करता है, देयर इज ए रिस्क वहाँ जोखिम होती है, ऑफ गेटिंग डेस्पेयर यानी निराशा होने की, यानी जरूरी नहीं कि उसकी आशा पूरी होगी।
अब देखो यहाँ इसमें वो की वो लाइन एक बार दोबारा से लिख देंगे, जैसे इन दिस लाइन इज द पोइट says to us that a risk is involved in every activity. In every activity. अब यहाँ कंप्लीट हो गया, एक लाइन कंप्लीट हो गई। अब इसमें ऐसी वर्ब्स नहीं है जो हम लिखें, जैसे मान लो कि यहाँ ऐसे लिख सकते हैं बट रिस्क मस्ट बी टेकन, यानी जोखिम ली जानी चाहिए या जोखिम लेनी चाहिए, बिकॉज क्योंकि द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा खतरा इज टू रिस्क नथिंग, यानी जीवन में सबसे बड़ा खतरा होता है जोखिम नहीं लेना, यानी जोखिम जीवन का एक भाग हो गया। कहने का मतलब ए रिस्क इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, ए रिस्क इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, यानी जोखिम जीवन का एक भाग होता है, जोखिम जीवन का एक भाग होता है। तो रिस्क मस्ट बी टेकन, रिस्क मस्ट बी टेकन, यानी जोखिम जीवन का एक भाग होता है। इसलिए रिस्क मस्ट बी टेकन, इसलिए जोखिम लेनी चाहिए। अब आपने लिख लिया है, यहाँ तक लिख लिया है, इस लाइन का हो गया है। अब जैसे मान लो कि आगे आप लिखोगे द पर्सन हु रिस्क नथिंग, डज नथिंग, हैज नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग, यानी एक व्यक्ति जो जोखिम नहीं लेता है, कहने का मतलब जोखिम लेने से बचता है, यानी ए पर्सन हु अवॉइड यानी बचना, अवॉइड्स यानी बचता है, एक व्यक्ति जो बचता है। टू टेक रिस्क, यानी एक व्यक्ति जो जोखिम लेने से बचता है, वह ही गेट्स नथिंग इन हिज लाइफ। अब देखो आगे अगला पैराग्राफ है, तो इसमें दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, यानी वे लोग जो कष्ट, जो जोखिम नहीं लेते हैं, वो पीड़ा और दुखों से तो बच सकते हैं, बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन वे सीख नहीं सकते हैं, फील महसूस नहीं कर सकते हैं, चेंज अपने आप में बदलाव नहीं ला सकते, ग्रो और विकसित नहीं हो सकते, लव प्रेम नहीं कर सकते, लिव और सच्चा जीवन नहीं जी सकते। तो इसका ये एक साथ लिखेंगे, तो सबसे पहले तो वो लाइन लिख लेंगे, इन दीज लाइनेज द पोइट says to us that a risk is involved in every activity. अब एवरी एक्टिविटी के बाद में ये वर्ब्स दे रखे हैं, ये वर्ब लिख देंगे आईएनजी जोड़ते हुए, तो लाइक। अब यहाँ इसमें है पहला लर्निंग है, फीलिंग, चेंजिंग, ग्रोइंग, लविंग एंड लिविंग। ये पूरी वर्ब से एक साथ लिख दिए। अब ये पूरा जो पैराग्राफ है इसका एक साथ ही हो गया है। यदि इसमें आप और लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि वे लोग जो जोखिम नहीं लेते हैं वे बच तो सकते हैं कष्ट और पीड़ा से, लेकिन वे सच्चा जीवन नहीं जी सकते हैं, यानी सही जीवन नहीं जी सकते हैं, यानी अपने जीवन में
कुछ सीख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, बदलाव नहीं ला सकते, विकसित नहीं हो सकते, प्रेम नहीं कर सकते और जीवन सही नहीं जी सकते। यानी ये दे मे सेव देमसेल्व्स, यानी वे स्वयं को बचा सकते हैं। दे मे सेव देमसेल्व्स, यानी वे स्वयं को बचा सकते हैं। फ्रॉम किससे? सफरिंग्स एंड सोरोज, यानी कष्टों और पीड़ाओं से या दुखों से। सफरिंग्स एंड सोरोज, सफरिंग्स एंड सोरोज, यानी कष्टों और दुखों से बचा सकते हैं स्वयं को, बट लेकिन दे कैन नॉट लिव, दे कैन नॉट लिव इन रियल सेंस, लेकिन वे सही जीवन नहीं जी सकते हैं। दे कैन नॉट लिव इन रियल सेंस, लेकिन वे सही जीवन नहीं जी सकते हैं। अब देखो इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन ऐसा का ऐसा है। जैसे ये जो पहली लाइन थी वो मैंने पहले ही लिख दी है, वो की वही लाइन है, इन एवरी एक्टिविटी। अब इसका अर्थ है चेंड बाय देयर सर्टिट्यूड, यानी वे लोग जो रिस्क नहीं लेते हैं वो अपनी निश्चितताओं की भावनाओं से बंधे हुए होते हैं। तो मतलब वे लोग जो रिस्क नहीं लेते हैं वे अपनी निश्चितताओं की भावनाओं से बंधे हुए होते हैं। तो इसका इंग्लिश लिखेंगे तो दे नहीं लिखेंगे, द पर्सन who do not take risk, यानी वे लोग जो जोखिम नहीं लेते हैं। दे आर चेंड, वे बंधे हुए होते हैं। चेंड बाई देयर सर्टिट्यूड, वे अपनी निश्चितताओं की भावनाओं से बंधे हुए होते हैं और वे गुलाम होते हैं। ये यहाँ लाइन दे रखी है, ये ऐसे की ऐसी आप लिख सकते हैं। दे आर स्लेव्स, वे गुलाम होते हैं, यानी कुछ भी नहीं कर पाते हैं और वे अपनी स्वतंत्रता को खो देते हैं, यानी खो चुके होते हैं। तो यहाँ फॉरफिटेड का मतलब होता है गंवा देना या खो देना। तो यहाँ आप लिख सकते हैं दे हैव लॉस्ट, यानी लॉस यानी खोना, ये इसी का है। दे हैव लॉस्ट यानी वे खो चुके होते हैं। देयर फ्रीडम यानी अपनी स्वतंत्रता को, देयर फ्रीडम अपनी स्वतंत्रता को खो चुके होते हैं। अब यानी कि कवि हमें लास्ट में ये बताना चाहता है कि ओनली ए पर्सन, यानी एकमात्र वही व्यक्ति हु रिस्क्स, जो जोखिम लेता है, इज ट्रूली फ्री, वही स्वतंत्र होता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू द पोइट रिस्क मस्ट बी टेकन, ये आपने कॉन्टेक्स्ट में भी लिखी थी ये लाइन, रिस्क मस्ट बी टेकन, यानी जोखिम लेनी चाहिए, यानी कवि के अनुसार जोखिम लेनी चाहिए। यह आपका पहली पोएम का जो रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन था ये पूरा हो गया है।